बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। यानी कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है और उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, टार्क पैदा होता है, बॉडी घूमता है, उससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यानी कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे फोर्स को, पैरेलल फोर्सेस लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को। फिर चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्सेस को ऐड किस तरह से किया जा सकता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह से ऐड किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से हम फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं तो उसके उल्ट हम ये भी तो कर सकते हैं कि एक फोर्स को ज़्यादा फोर्सेस में तब्दील किया जा सके, जिसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। प्रीवियस लेक्चर हमारा था, जो लास्ट वाला लेक्चर था 3rd चैप्टर का, वहाँ पर जब हमने बैंकिंग ऑफ रोड की बात की थी तो हमने कहा था जो कार का वेट है उसका x कंपोनेंट बनाया और उसका y कंपोनेंट, तो वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स था, वेट फोर्स है। तो वहाँ पर हमने वेट को रिजॉल्व किया था। तो वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि फोर्स को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, यानी एक फोर्स के कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और फिर हम टार्क की तरफ आएंगे, जो इस चैप्टर का हमारा मेन टॉपिक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी हम टार्क को डिस्कस करेंगे, टार्क और उसका प्रिंसिपल मोमेंट्स, मतलब टार्क के रिलेटेड जो प्रिंसिपल उसको डिस्कस करेंगे। फिर इसी चैप्टर के अंदर में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे कि किसी बॉडी का जो पूरे का पूरा वेट होता है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करने के तरीके हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेंगे जो रेगुलर शेप के होंगे, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे होता है, और ऐसा बॉडी लेंगे जो इरेगुलर शेप का होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम एक्टिविटी की मदद से, प्रैक्टिकल की मदद से हम उसको फाइंड करेंगे, एक्टिविटी की परफॉर्म करेंगे। और फिर हम इसके अंदर में डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है या कि नहीं है। और इसके साथ साथ में हम स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देन ये हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज होगा। जो इसके मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आपके माइंड में हो कि जो चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें स्टूडेंट्स, पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। जी, पहला टॉपिक हमारा है यहाँ पर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं? ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, वो पैरेलल फोर्सेस होती हैं। मतलब कि उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए ना, ये एप्पल है, उसका वेट है, ये एप्पल है जो उसका भी वेट है। इसके वेट को शो करने के लिए जो हम लाइन यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जितनी मर्जी ऊपर नीचे को खींच लें। इस तरह इस एप्पल के वेट को शो करने के लिए जो लाइन जो हम ऊपर और नीचे को जितनी मर्जी खींच लें, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी फोर्सेज जिनकी लाइन ऑफ एक्शंस होती हैं, यानी वो लाइन जिसको ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो ऐसी फोर्सेस को पैरेलल फोर्सेस कहते हैं हम। और ये पैरेलल फोर्सेस दो तरह की हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, यानी आपने डेफिनेशन इसकी तैयार करनी है और इसकी एग्जांपल यहाँ से डायग्राम में से एग्जांपल जो आपको इस पैराग्राफ में से अच्छी लगे वो एग्जांपल आपने सिलेक्ट कर लेनी है। एक एग्जांपल काफ़ी है और साथ उसको डायग्राम में शो कर देना है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं उसको डिफाइन करते हैं। लाइक का मतलब होता है एक जैसी पैरेलल फोर्सेस, और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है, तो उसी लिहाज से इसको डिफाइन किया जाएगा। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस, यानी ऐसी फोर्सेस होती हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल तो होती हैं, यानी उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल होती है।
और क्या होता है, एंड हैव द सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। जैसे कि आप इस बैग को देखिएगा, इसके अंदर में जितने भी एप्पल्स हैं सभी एप्पल्स का देखें वेट ब्लैक एरो साइन से शो किया गया है। तो ये सभी के सभी आप ब्लैक एरो साइन को देखें, यानी उसके वेट को शो करें, सभी एप्पल्स के वेट को शो करें, तो ये सभी के सभी जो डायरेक्शन है वो सेम है, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं लाइंस, और इनकी डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन है, क्योंकि वेट है तो वेट नीचे की तरफ में ही होएगा, एक ही डायरेक्शन में होगा वेट। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या नाम देंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम देंगे। इसी तरह से अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है हमारे पास में, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल तो हैं, बट हैव द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन वो डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं F1 और F2 फोर्सेस की बात की जा रही है। देखें ये हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर F1 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, F2 फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आप इनकी लाइन ऑफ एक्शन को ऊपर और नीचे जितना मर्जी आप बढ़ाइए तो इनकी जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इट मीन के दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल फोर्सेस हैं। दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन आप देख सकते हैं डायरेक्शन में क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो वो पैरेलल फोर्सेस जो डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी उनको हम नाम देंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जिसके साथ ही हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस के, फोर्सेस को हम किस तरह से ऐड करते हैं। यानी छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन ही हमारा हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमें मिल गया यहाँ पर एडिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर ही, रिजल्टेंट फोर्स कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। तो ये आपने याद करना है स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स। देखिए रिजल्टेंट फोर्स ये बहुत अहम पॉइंट है, याद रखिएगा। यानी ये सिंगल फोर्स ही होती है, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा एक ही फोर्स होती है। लेट्स सपोज आपने 5 फोर्सेस को ऐड किया तो आंसर तो आपके पास एक ही आना है ना। वो जो आपके पास एक आंसर आया उनको ऐड करके वो क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी। यानी रिजल्टेंट फोर्सेस कितनी होती हैं, एक सिंगल फोर्स ही होती है। देखिए 2 फोर्सेस को ऐड किया तो आंसर एक ही आएगा, 10 फोर्सेस को ऐड करेंगे आंसर एक ही फोर्स आएगी, 100 फोर्सेस को ऐड करेंगे आंसर में एक ही फोर्स आएगी। उन सबको ऐड करके उनको सबको जमा करके उन सब का सम लेकर जो आंसर आएगा वो एक ही आंसर आएगा। मीन के सिंगल फोर्स होती है। रिजल्टेंट फोर्स कैसी है, सिंगल फोर्स होती है। दैट हैज द सेम अफेक्ट एज द कंबाइंड अफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडिड, और उस एक फोर्स का वही अफेक्ट होता है जो कि उन सारी फोर्सेस का अफेक्ट है जिन सबको ऐड किया गया है। यानी कि अगर एक बॉडी के ऊपर में लेट्स सपोज के मैं एक टेबल है उसको 3 लड़के खींच रहे हैं तो 3 फोर्सेस उसको ऊपर एक्ट कर रही हैं। अब 3 की बजाय सिर्फ एक ही लड़का उतनी फोर्स लगा अगर खींचेगा तो वो क्या होगी, उसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी। मतलब कि उस एक लड़के की फोर्स का भी वही असर हुआ है जो कि उन तीनों स्टूडेंट्स की फोर्स का असर हो रहा है। तो वो एक सिंगल फोर्स क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी। आइए अब हम फोर्सेस को ऐड करना सीखते हैं यहाँ पर, जिसका नाम दिया जा रहा है हेड टू टेल रूल। तो ये भी हमारे पास में एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, हेड टू टेल रूल बिल्कुल सिंपल सा है। आपको याद होगा 2nd चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं चाहूँगा आप एक बार उस लेक्चर पर भी नज़र डाल लीजिए, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे तरीके से आप। अगर आप वो 2nd चैप्टर का हमारा जो टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जो बात की थी उसको भी अगर आप थोड़ा सा उस लेक्चर को ऑब्जर्व कर लें, गौर से सुन लें, तो देन आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इसको अंडरस्टैंड करने में। तो आइए फोर्सेस को ऐड करना सीखते हैं। लेट्स सपोज के हमारे पास में कोई सी 2 फोर्सेस हैं जिनको वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहे हैं। लेट्स सपोज के मेरे पास में फोर्स F1 और F2 कोई सी 2 फोर्सेस किसी बॉडी को एक्ट कर रही हैं। तो उन फोर्सेस के लिए वेक्टर्स हमने लिए हैं, एक को वेक्टर ए बोल दिया, यानी जो वेक्टर ए जो है फर्स्ट फोर्स के लिए मैं शो कर रहा हूँ और वेक्टर बी जो है जो 2nd फोर्स के लिए शो कर रहा हूँ। आपको याद होगा ये जो लाइन की लेंथ है ये किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड को, और एरो साइन किसको शो करता है, एरो हेड किसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। और इसी तरह से हमने कोई और डायरेक्शन के अंदर में फोर्स ले ली और उस फोर्स को शो करने के लिए जो उसका वेक्टर है जिसे हमने वेक्टर बी का नाम दे दिया, तो
तो जिसकी भी लेंथ है उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रही है और एरो हेड जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो देन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये दो फोर्सेज हैं, यानी कि दो वेक्टर्स हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर में है। अब हम इन वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे हैं, यानी कि फोर्सेस को शो करने वाले वेक्टर्स हैं। तो इन दोनों फोर्सेस को हम ऐड करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या होएगा? हम ऐड क्या करना चाहते हैं? हम फाइंड करना चाहते हैं ए प्लस बी, बी प्लस ए नहीं अभी हम फाइंड कर रहे हैं, यानी जो डायग्राम है हमारी वो ए प्लस बी की है। तो बी प्लस ए जो होगा उसमें क्या होगा कि वेक्टर बी पहले डिस्कस किया जाएगा, वेक्टर ए को बाद में डिस्कस किया जाएगा। और ए प्लस बी में क्या है कि वेक्टर ए को पहले लिया जाएगा, वेक्टर बी को बाद में लिया जाएगा। देन ए प्लस बी का मतलब है कि फर्स्ट वेक्टर ए है और बी सेकंड वेक्टर है। और अगर आप बी प्लस ए करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर बी फर्स्ट वेक्टर होगा और ए सेकंड वेक्टर होगा। लेकिन यहाँ पर हम डायग्राम के लिहाज से ए प्लस बी की बात करना चाह रहे हैं, जिन्हें हम वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करना चाह रहे हैं, फर्स्ट फोर्स को सेकंड फोर्स में ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसका तरीका करेगा होगा, हम इनको दोबारा से ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे, इस तरह से ड्रा करेंगे। देखें, ये हमने वेक्टर ए को दोबारा से लिया और उसके साथ हमने ज्वाइन किया वेक्टर बी को। किस तरह से ज्वाइन किया? देखें, टॉपिक का नाम है हेड टू टेल रूल, हेड को टेल से मिलाना है, हेड टू टेल, हेड को टेल से मिलाना है। तो देखिए, हमने फर्स्ट वेक्टर के, आप डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर ए के फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर बी वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दिया, इनको कोइंसाइड कर दिया, इनको आपस में मिला दिया। कैसे मिलाया है कि जो फर्स्ट वेक्टर है उसका हेड टू टेल रूल है ना, यानी फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल से मिलाया जाए। इस तरह से कह लीजिए कि सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिला दिया। और आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वेक्टर जिस एंगल पे था उसी एंगल पे यहाँ पे लिया, सेकंड वेक्टर बी जिस एंगल पे था उसी एंगल पे यहाँ पे लिया हमने। यानी उनकी डायरेक्शन को हमने चेंज नहीं किया, उनके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया, जस्ट उनको हमने दोबारा से ग्राफ के ऊपर इस तरह से ड्रा किया है कि उन दोनों को आपस में मिला दिया है, कंसाइड कर दिया है। किस तरह से कंसाइड किया है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दिया, या ऐसे कह लीजिए कि सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से कंसाइड कर दिया, मिला दिया। ये तो हो गया, हमने इन दोनों वेक्टर्स को इकट्ठा कर दिया। अब इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा? यानी इन दोनों को कंबाइन तो कर दिया है, अब इसके सम का आंसर कैसे मिलेगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर हमें कैसे मिलेगा? उसका तरीका क्या है? वी ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा था? ए, और लास्ट वेक्टर कौन सा है? बी। जिन्हें हम वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से मिलाएंगे तो ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा आर। तो आर किसके इक्वल है? आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी आर क्या है? इन दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल है। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो फिर से देखिएगा, यानी तरीकाकार क्या है हेड टू टेल रूल का, कि हमने ए और बी वेक्टर्स को इस तरह से ग्राफ ड्रा किया, उनके रिप्रेजेंटेड वेक्टर्स हमने इस तरह से दोबारा से लिए कि वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से मिलाया गया, वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड से मिलाया गया। और उसका रिजल्ट निकालने का तरीका है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाया जाता है, यानी वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से मिलाया हमने। तो ये रेड कलर में जो आपको वेक्टर नज़र आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो देखिए, हमने वेक्टर ए और बी को ऐड किया तो आंसर में क्या आया? आर। तो दो वेक्टर से तो आंसर कितना आया? एक वेक्टर आया। तो ये आर वेक्टर क्या कहलाएगा? इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा स्टूडेंट्स।